ये जो P50 इज इक्वल टू 30 mm ऑफ Hg जो दिया हुआ है, इसका मतलब ये है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 30 mm ऑफ मर्क्यूरी है, तो उस टाइम पे जो हीमोग्लोबिन है वो कितना है, 50% सैचुरेटेड है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड रहे, तो उसके लिए जो बॉडी में जो पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन होगा वो कितना होना चाहिए, 30 mm ऑफ मर्क्यूरी होना चाहिए। इतना जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे पॉसिबल है। मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन जब हमारे बॉडी का मेंटेन रहेगा, तो उस टाइम पे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन कहने का मतलब क्या है, जितना नॉर्मल हमारे बॉडी का पीएच है, जितना नॉर्मल हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, उस पर ये वैल्यू इतना होगा, यानी 30 mm ऑफ Hg जब इतना पार्शियल प्रेशर है, तो उस टाइम पे जो परसेंट सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का वो 50% है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि P50 इज इक्वल टू 30 mm मर्क्यूरी करना है अगर हमको, इतना पार्शियल प्रेशर पे इतना परसेंट सैचुरेशन बनाना है बॉडी के अंदर में, तो हमको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मेंटेन है, तो हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को पिक करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, ठीक है ना, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहेगा। नहीं तो पता चलेगा कि अगर ये जो प्रेशर है, मान लो किसी कारण से बॉडी के अंदर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, मान लो क्या हो गया, जैसे कि CO2 का लेवल बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो, और लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, कहीं ना कहीं तुम देखो CO2 का रिलेशन किससे है, कार्बोनिक एसिड्स के साथ भी है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये H2CO3 बना लेगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा। ये कार्बोनिक एसिड जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी बना रहा है। ब्लड का जो पीएच है उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ब्लड का पीएच कम होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोलेंगे कि ये क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि CO2 का लेवल बढ़ गया। CO2 का लेवल बढ़ा, कार्बोनिक एसिड का लेवल बढ़ा, या लैक्टिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ा, तो उस कारण से क्या हुआ, कहीं ना कहीं मेरा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ये कंपाउंड है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, अनस्टेबल होने लगेगा। तो उस टाइम पे अगर हम P50 इज इक्वल टू 30 mm ऑफ Hg, मतलब उस समय पे अगर हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए P50 वैल्यू खोज रहे हैं, तो याद रखना वो क्या होगा, वो तुम्हारा 30 mm ऑफ Hg नहीं होगा। उस टाइम पे तुमको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा, उस समय पे हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, देखो लिखा हुआ है कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एट विच हीमोग्लोबिन, यानी पार्शियल ऑक्सीजन का उतना पार्शियल प्रेशर जिसपे जो हीमोग्लोबिन है वो 50% सैचुरेटेड है, वो पार्शियल प्रेशर क्या है, वो पार्शियल प्रेशर है 30 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है देखो लिखा हुआ है 30 mm ऑफ मर्क्यूरी है, तो उस टाइम पे हीमोग्लोबिन कितना है, 50% सैचुरेटेड है। ठीक है, लेकिन ये जो P50 वैल्यू है, ये P50 वैल्यू जो है जिसपे पार्शियल प्रेशर कितना चाहिए, जो P50 वैल्यू इसके लिए पार्शियल प्रेशर कितना चाहिए, 30 mm मर्क्यूरी चाहिए। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ कहीं ना कहीं कम होने लग जाएगा। कब, तो उस टाइम पे देखो कब कम होगा, जब ये चीज़ तभी मेंटेन रहेगा, जब P50 वैल्यू ये मेंटेन तब रहेगा जब हमारे बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मेंटेन है। अगर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भी याद रखना ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है। ये सब अभी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे याद रखना ये P50 वैल्यू जो है वो पॉसिबल है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस मतलब जितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, जितना हमारे बॉडी का नॉर्मल पीएच है, उस पर ये वैल्यू इतना है, अदरवाइज ये वैल्यू तुमको उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। देखो लिखा हुआ है अगर CO2 का लेवल बढ़ा है, अगर CO2 का लेवल बढ़ेगा या किसी भी कारण से, जैसे कि होता है कई बार कि मान लो तुम अपने सांस को थोड़ा देर के रोक लो, ब्रीदिंग को थोड़ा देर के लिए रोक लो, जब हम सांस को थोड़ा देर के रोकेंगे तो हमारे ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ने लग जाएगा। तो किसी भी कारण से क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर ब्लड में बढ़ता है तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड है, ये जो एफिनिटी है ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन को पिक करके रखेगा, बाइंड करके रखेगा, ये एफिनिटी धीरे धीरे कम होने लगता है। जब ये हीमोग्लोबिन का एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम होने लगेगा तो इसका मतलब ये है कि CO2 का लेवल क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ब्लड में बढ़ रहा है। अगर CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो ये हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू कर दिया है।
समझ में आ रहा? ऑक्सीजन जो है वो अब किसको रिलीज करना शुरू कर दिया? ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू कर दिया, और उसने अपना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन किसको दे दिया है? टिश्यू को दे दिया है। क्योंकि तुमको मालूम होना चाहिए टिश्यू लेवल पे तुम अगर ध्यान दोगे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है वहाँ पे? ज़्यादा होता है। टिश्यू लेवल पे CO2 बन रहा है, टिश्यू लेवल पे तुम्हारा कार्बोनिक एसिड्स बन रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं टिश्यू लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर होने चाहिए जो कहीं ना कहीं क्या करे, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को क्या करे, अनस्टेबल करे, ताकि हीमोग्लोबिन अपने ऑक्सीजन को क्या कर दे, रिलीज कर दे, उसको पिक करके नहीं रखे, पकड़ के नहीं रखे। तब तो छोड़ेगा तब तो फिर वो अपना ऑक्सीजन क्या कर पाएगा, टिश्यू को दे पाएगा, तब तो फिर वो ऑक्सीजन क्या होगा, टिश्यू को डिलीवर हो पाएगा। अदरवाइज वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं वो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को छोड़ ही नहीं रहा है तो फिर वो ऑक्सीजन टिश्यू को कैसे मिलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं टिश्यू लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर है जो ऑपरेट हो रहा है ताकि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच का जो एफिनिटी है उसको धीरे धीरे कम करता है, और वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, अपने ऑक्सीजन को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, और फाइनली वो ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को मिल जाता है, टिश्यू को डिलीवर हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि CO2 का लेवल अगर बढ़ रहा है ब्लड में तो किसी भी कारण से, तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो अनस्टेबल होने लग जाएगा और धीरे धीरे वो अपने ऑक्सीजन को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब यहाँ पे वही चीज बोल रहा है क्या कि लैक्टिक एसिड या कार्बोनिक एसिड कैसे बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर के बन रहा है। ये जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है कहीं ना कहीं CO2 के बढ़ने के कारण, प्लस ये जो लैक्टिक एसिड बन रहा है ब्लड में, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा सर, pH जो है सर वो डिक्रीज हो जाएगा। pH डिक्रीज होगा तो अब देखो हम अभी क्या बोले थे कि P जो P50 वैल्यू है वो 30 mm ऑफ मर्क्यूरी पे तब होगा जब हमारे बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मेंटेन होगा। जब हमारे बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मेंटेन का मतलब जब हमारे बॉडी का नॉर्मल pH होगा। अब देखो यहाँ पे pH क्या हो रहा है, pH जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, यानी हमारे बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मेंटेन नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब ये जो एफिनिटी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि उस समय पे अगर हम क्या कर रहे हैं, उस समय पे अगर हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए P50 वैल्यू को ढूंढ रहे हैं कि हमको P50 वैल्यू 30 mm ऑफ मर्क्यूरी पे मिले, तो कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि उस समय तुमको कहीं ना कहीं CO2 जो बढ़ा और वो कार्बोनिक एसिड को बढ़ाया, फिजियोलॉजिकल कंडीशन डिस्टर्ब कर दिया, कहीं ना कहीं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए हमने क्या कर दिया, अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, अब वहां पे हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पिक करके रखे तो हमको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तब जाके ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पिक करके रखेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बना रहेगा। आरबासन में तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया अनफेवरेबल कंडीशंस, किसके लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया है कि अगर हीमोग्लोबिन, ठीक है, अगर वो हम चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के रखे, पिक करके रखे, बाइंड कर रखे उसको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ेगा। यानी जो ब्लड का pH चेंज हो रहा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो ब्लड का pH चेंज हुआ, ठीक है ना, यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बोनिक एसिड का, लैक्टिक एसिड का लेवल क्या हो गया, ब्लड में बढ़ गया, तो उस टाइम पे देखो लिखा हुआ pH ऑफ द ब्लड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, अब क्या हुआ सर, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, अब जब ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मेंटेन नहीं रहेगा तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये अनस्टेबल हो जाएगा, और जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके था, पिक करके था, बाउंड करके था, है ना, वो धीरे धीरे क्या करेगा, अब ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू कर देगा। यानी उस टाइम पे तुम्हारा परसेंट सैचुरेशन ऑफ जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है ब्लड में। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आरबासन में तो कहीं ना कहीं ये अनस्टेबिलिटी के कारण क्या है, CO2 का लेवल बढ़ना, जिसकी वजह से क्या होगा, परसेंट सैचुरेशन ऑफ जो हीमोग्लोबिन जो है, अब वो जो 30 mm Hg पे 50 था, अब वो चीज़ तुमको नहीं मिलेगा, वो चीज़ देखो कम हो गया, वो चीज़ क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। उस समय पे याद रखना क्या करना पड़ेगा, हमको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करके रखेगा। ठीक है, आया समझे? तो वही चीज यहाँ पे साफ साफ क्लियर किया है कि व्हाट हैपेन टू द P50 वैल्यू व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर P50 वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मान लो क्या होगा, P50 वैल्यू क्या होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अनस्टेबल होगा, डिसोसिएट करेगा।
डिसोसिएट करेगा, यानी हीमोग्लोबिन को क्या करेगा, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड था उसको रिलीज करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो ग्राफ है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ग्राफ का राइट की तरफ शिफ्ट ही होना कहलाता है क्या, कि कहीं ना कहीं CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है, और जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया हुआ है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना हुआ है वो अनस्टेबल हो रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो बस यहाँ पर रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, P50 वैल्यू क्या होगा, देखो लिखा हुआ है रिजल्टिंग द इंक्रीज द P50 वैल्यू। उस समय P50 वैल्यू किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। P50 यहाँ पे किसका बोल रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बोल रहा है। अगर इसका P50 वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंड टू P50 वैल्यू व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस। वो जो था वो ऑक्सीजन के लिए था, समझ में आ रहा है। अगर पार्शियल प्रेशर जो है, अगर पार्शियल प्रेशर कहीं हीमोग्लोबिन के साथ तो कौन बाइंड हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ ही तो कौन बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, और हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बाइंड कर रहा है, दोनों ही बाइंड कर रहा है। आराम में ऑक्सीजन को वो छोड़ेगा तो क्या होगा, CO2 को पिक करेगा। आराम में तो उस कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, जब बोल रहा है कि P50 वैल्यू क्या होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा, तो सीधा सा बात है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो डिसोसिएट करेगा, कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट होगा एंड रिजल्टिंग इन द इंक्रीज द P50 वैल्यू। उस समय क्या करना पड़ेगा हमको, P50 वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसका प्रेशर बढ़ रहा है, P50 वैल्यू CO2 के लिए बढ़ रहा है। आर में क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के चेंज करके पूछ रहा है, अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया जाए और तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा। अब सीधा सा बात तुम ही सोचो ना, अगर एक तरफ चीज घट रहा है तो दूसरे तरफ चीज तो बढ़ रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का तुम लेवल बढ़ा रहे हो तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि क्या करें कि जो कार्बन है हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन को पिक करके रखे, तो किसका पार्शियल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो जो बात कर रहा है कि जो ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है वो इस कारण से शिफ्ट हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहा है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ब्लड में डिक्रीज कर रहा है, और हम चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पिक करके रखे। तो ये रिजल्टिंग क्या होगा इसका कि भाई P50 वैल्यू को हमको बढ़ाना पड़े, तब जाकर के हीमोग्लोबिन जो है वो 50% सैचुरेट होगा उस पार्शियल प्रेशर पे जिस पे वो बढ़ करके जाएगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन डिक्रीज, ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए वो डिक्रीज होगा बिकॉज मोर हीमोग्लोबिन बाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो किसके साथ बाइंडेड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड है। ठीक है, इसी समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, याद रखना। ये ग्राफ जो तुमको यहाँ पे दिखाया गया है ये ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है इस कर्व में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे इस ग्राफ को। यहाँ पे एक तरफ जो दिखाया है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक तरफ है और दूसरी तरफ यहाँ के परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अब क्या है देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसके बीच में, 0 से 40 के बीच में, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहे हैं, 0 to 40 के बीच में जब मेरा पार्शियल प्रेशर है तो उस टाइम पे ये जो ग्राफ है देखो बहुत तेजी से पिक कर रहा है, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये जो ग्राफ है ये जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 0 से 40 के बीच में है तो ये ग्राफ जो है बहुत तेजी से देखो ऊपर की तरफ उठ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे परसेंट सैचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन का वो क्या है, ज़्यादा है, यानी हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से पिक कर रहा है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0 से 40 के बीच में है, उस समय हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को पिक कर रहा है, यानी एफिनिटी जो है बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन वो क्या है, ज़्यादा है। आर बात में, लेकिन 40 के बाद जब हम धीरे धीरे पार्शियल प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, 40 के बाद जब हम पार्शियल प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, 50 किए, 60 किए, 70 पे गए, और फिर 70 के बाद जब हम पार्शियल प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, यानी आफ्टर 70 के बाद जब हम पार्शियल प्रेशर जो बढ़ा रहे हैं उसके बाद देख रहे हैं हमको बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम देखो यहाँ पे 10 पे क्या है, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे तुम देखो 20 पे देखो, जब पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन कितना है हम लोग का 20 है तो वहाँ पे परसेंट सैचुरेशन हीमोग्लोबिन कितना है, 40 है, डबल है। फिर देख रहे हो यहाँ पे देखो 30 पे कितना है, 50 है, 30 पे कितना है, 50 है। फिर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना है, 40 है, तो 40 पे कितना हो गया, 75 के आसपास। इसका मतलब देख रहे हो जब ये 20 है तो फिर यहाँ पे कितना हो गया, 20 तो ये 40 है, 30 है तो इस तरह से 50 है, 40 है तो क्या है, 70 है। लेकिन ये चीज़ तुम देख रहे हो, लेकिन जब 50, 60, 70 तक ठीक चला, लेकिन 70 के बाद अगर तुम देखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाने के बाद भी उतना ज़्यादा परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है।
इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब याद रखना कि एक लेवल के बाद जाकर के वो चीज़ स्टेबलाइज हो जाएगा। उसके बाद 70 के बाद अगर तुम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते भी हो तो परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इतना पार्शियल प्रेशर हमारे बॉडी के लेवल्स पे पॉसिबल नहीं है। हर बात समझ में, अगर हम चाहते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो 100% सैचुरेट हो जाए तो उसके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए 140 mm ऑफ मर्क्यूरी, जो कि बॉडी पे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे पॉसिबल ही नहीं है। इतना पार्शियल प्रेशर होता ही नहीं है, याद रखना। हम लोगों का जो पार्शियल प्रेशर है लंग्स का वो 105 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसी के बीच में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के एल्वियोलाई से डिफ्यूज होकर ब्लड में आ रहा है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो वो निकल करके वापस लंग्स में जा रहा है। तो इतना पार्शियल प्रेशर नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते चला जा रहा है और परसेंट सैचुरेशन एकदम बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। 70 के बाद जाके हमको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद भी अगर तुम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हो तो हमको परसेंट सैचुरेशन और हीमोग्लोबिन में बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि जब क्या कर रहे हैं हम लोग, व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 0 से 40 के बीच में है, तो कर्व जो है याद रखना वो वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत तेजी से क्या कर रहा है, इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि 0 से 40 के बीच में देखो लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को बहुत फास्ट रेट से क्या कर रहा है, पिक कर रहा है इस पार्शियल प्रेशर के बीच में। उसके बाद हम जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं 70 तक पहुंचे, 70 के बाद क्या देख रहे हैं, उतना ज़्यादा जो है वो परसेंट सैचुरेशन हीमोग्लोबिन इंक्रीज नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये इसका मतलब है। अब यहाँ पे बोल रहा है, साफ साफ क्लियर किया इस चीज़ को, देखो कि वी आर एट द सी लेवल। ठीक है, जब हम क्या रहते हैं, जब हम सी लेवल पे है, तो उस टाइम पे हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो है 105 mm ऑफ Hg, 105 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसका मतलब ये है कि जब हम सी लेवल से ऊंचाई पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, मान लो हिल पे जा रहे हैं, माउंटेन पे जा रहे हैं, तो सी लेवल से जब हम माउंटेन पे जा रहे हैं, जब एल्टीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, हाइट पे जाने से, एल्टीट्यूड पे जाने से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा तो प्रॉब्लम कब आता है, प्रॉब्लम तब आता है जब हमारे पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का अगर वो 60 mm ऑफ Hg तक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 60 के नीचे आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर वो 60 mm ऑफ Hg के नीचे आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के एल्वियोलाई से डिफ्यूज करके ब्लड में नहीं आएगा, यानी टिश्यू को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। जब टिश्यू को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तब उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोक्सिक इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम बोल देते क्या, एल्टीट्यूड सिकनेस और माउंटेन सिकनेस। आड़ बात में, तो ये प्रॉब्लम तुमको तब दिखेगा जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो है वो 60 के नीचे आएगा। तो वही लिखा हुआ है हाइपोक्सिक इफेक्ट जो है वो डेवलप तब होगा जब एल्वियोलाई का पार्शियल प्रेशर जो है वो 60 mm ऑफ मर्क्यूरी के नीचे आता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या क्या फैक्टर्स है, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो क्या कर रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को क्या कर रहा है, राइट की तरफ, है ना, शिफ्ट कर रहा है। देखो व्हाट आर द फैक्टर दैट कैन शिफ्ट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टुवर्ड्स द राइट और लेफ्ट। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट करता है और कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कर्व को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, दोनों फैक्टर देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हम ग्राफ बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, 7.4 pH पे, क्योंकि ब्लड का जो नॉर्मल pH है वो क्या है, 7.4 है। इस pH पे ही हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व को ड्रॉ करते हैं। जो भी डायग्राम रहता है, जो भी इसका कर्व का राइट और लेफ्ट की तरफ, वो हमेशा 7.4 से ही क्या करते हैं, आगे पीछे होता है। 7.4 से ही क्या होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा और 7.4 से क्या होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो द कर्व इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट, इसका मतलब ये हो गया, आपसे क्लियर किया है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है याद रखना वो अनस्टेबल हो रहा है और उसने ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू कर दिया है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कहाँ पे आ रहा है, टिश्यू की तरफ आ रहा है, टिश्यू लेवल पे आ रहा है। मतलब ये है, सांस ले रहे हम, एयर अंदर आ रहा है, लंग्स में आया ऑक्सीजन जो है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर लंग्स के एल्वियोलाई से डिफ्यूज करके ब्लड में आया। ब्लड में आने के बाद हीमोग्लोबिन ने उस ऑक्सीजन को पिक किया, फिर उसको लेकर कहाँ पे आ रहा है, वो टिश्यू लेवल की तरफ आ रहा है। अब उसी लेवल का बात हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे पहुँच गया है, वो टिश्यू लेवल पे पहुँच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लड बॉडी की तरफ आ रहा है, सीधा सा बात है, ऑक्सीजन जब ऐड होगा लंग्स से
कहीं ना कहीं ब्लड में, तो ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड हो गया ना, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो टिश्यू की तरफ आ रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पे आ रहा है, टिश्यू की तरफ आ रहा है। तो याद रखना यहाँ पे क्या होगा, यानी अब उसे क्या करना पड़ेगा, अब उसे अपना ऑक्सीजन, किसे, हीमोग्लोबिन को अपना ऑक्सीजन किसको देना पड़ेगा, टिश्यू को देना पड़ेगा। अब सुनो कैसे देगा ये चीज़, ठीक है। अभी तक तो सुन रहे थे यहाँ पे क्या क्या फैक्टर है, कुछ ऐसे फैक्टर देखो यहाँ पे ऑपरेट होना चाहिए, नेचुरली हमारे बॉडी में ऐसा होता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो कभी भी हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन टिश्यू को देगा ही नहीं, है ना, ये चीज़ याद रखना। तो कहीं ना कहीं अनस्टेबल करने वाला भी कोई फैक्टर होना चाहिए। तो कुछ फैक्टर जो है वो टिश्यू लेवल पे ऑपरेट हो रहा है, जो क्या कर रहा है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को क्या कर रहा है, अनस्टेबल बना रहा है, और उससे क्या कह रहा है कि भाई तुम अपना ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर दो, तुम अपना ऑक्सीजन किसको दे दो, टिश्यूज को दे दो, क्योंकि अब इस वक्त ऑक्सीजन को रिलीज करने का समय आ गया है, वो ऑक्सीजन अब टिश्यू को चाहिए, ठीक है। अब सुनो क्या हो गया यहाँ पे बोला कि जो पहला फैक्टर है वो है डिक्रीज पीएच। पहला फैक्टर जो है डिक्रीज पीएच, याद रखना, पहला फैक्टर जो है वो जो ऑपरेट हो रहा है टिश्यू लेवल पे, ताकि वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को अनस्टेबल कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज करा रहा है, वो पहला फैक्टर है हम लोग का, याद रखना, डिक्रीज पीएच। पीएच कम होगा, पीएच वैल्यू ब्लड का कम होगा, इसका मतलब सीधा सा बात है एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा। एसिडिक प्रॉपर्टीज बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं टिश्यू के लेवल पे जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, वो CO2 टिश्यू से निकल करके वापस ब्लड में आ रहा है, और ब्लड में जो CO2 आ रहा है वो कहीं ना कहीं ब्लड के वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है, प्लाज्मा के वाटर के साथ, फ्लूइड के साथ कंबाइन कर रहा है, कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, वो बना देगा क्या, ठीक है, क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हम जो बताया ना अभी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के जो फ्लूइड है उसके साथ कंबाइन नहीं करता है, वो उसके साथ कंबाइन नहीं करता, हम लोग रफली बता देते हैं, लेकिन याद रखना जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड में तो आता है, ब्लड के प्लाज्मा में तो आता है, लेकिन प्लाज्मा से फिर वो निकल करके, ठीक है, आरबीसी का जो मेम्ब्रेन्स है, डोनेंस मेम्ब्रेन्स, उसको क्रॉस करके वो आरबीसी के अंदर आता है। आरबीसी जो है वो एक सेल है, तो उसके प्लाज्मा में फिर वो कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। CO2 जो है, याद रखना, वो जो CO2 है वो कहाँ पे आगे कंबाइन कर रहा है, वाटर के साथ, आरबीसी के अंदर में कंबाइन कर रहा है, और जो कार्बोनिक एसिड बनता है ना वो आरबीसी के अंदर बनता है, बल्कि वो प्लाज्मा में नहीं बनता है। ध्यान रखना इस बात को, बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज रहता है कि जो ब्लड में CO2 आ रहा है वो ब्लड के प्लाज्मा के वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो CO2 प्लाज्मा से होता हुआ आरबीसी के अंदर आता है, आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है उसके साथ वो कंबाइन कर रहा है, क्योंकि सेल में प्लाज्मा होगा, साइटोप्लाज्म होगा, उसमें फ्लूइड होगा, उसके साथ बाइंड करेगा और बना देगा कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जो बनेगा वो एक एंजाइम के प्रेजेंस में बनेगा जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करेगा, ये CO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करा करके कार्बोनिक एसिड बनवाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि पहला फैक्टर जो है वो डिक्रीज कर रहा है पीएच, वो फैक्टर है हम लोग का पीएच, ठीक है। अब हुआ क्या सर यहाँ पे, अब ये जो पीएच जो चेंज होगा, द पीएच जो नॉर्मल है हम लोग का वो 7.4 है, लेकिन अगर वो पीएच चेंज हो रहा है, पीएच डिक्रीज कर रहा है, कहीं ना कहीं पीएच में फ्लक्चुएशन आएगा, ठीक। क्यों आ रहा है सर, क्योंकि वही साफ साफ क्लियर कर दिया है, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है टिश्यू लेवल पे, उसमें बहुत सारा लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बोनिक एसिड भी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर रहा है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं ब्लड का जो क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है उसके रिस्पेक्ट में कम होता जा रहा है। इसका मतलब एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए वो कम होता जा रहा है। ग्राफ जो है अब इस केस में राइट की तरफ शिफ्ट होगा, आ रहा है बात में। तो सिंपली हम ये यहाँ पर वही चीज़ लिख दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करके इस तरह से क्या बना देगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बना देगा, कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा, एंड फाइनली पीएच जो है वो एसिडिक होगा यानी पीएच की मतलब कम होगा, डिक्रीज करेगा, तो कर्व जो है वो राइट से की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होने का मतलब ये है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो अब क्या कर दिया है, ऑक्सीजन को टिश्यूज को दे दिया है, हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन रिलीज कर दिया है, हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन टिश्यूज को दे दिया है। इसका मतलब ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट है, ठीक है। अब क्या है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको याद रखना, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है, कब कब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, सारा फैक्टर हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर हम बता दिए। मेन फैक्टर यही है, डिक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, ठीक है। इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
जिसको बोलते हैं बोहर इफेक्ट। एग्जाम में आता है, पूछता है एग्जाम में, कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऑप्शन में दे देगा क्या, बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट का मतलब क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोहर इफेक्ट बोल रहे हैं। अब ये क्या है उतना डिटेल पढ़ना नहीं है, उससे बहुत बाहर का बात है, इतना भी नहीं पूछता है, लेकिन फिर मैं बता दे रहा इतना, ठीक है। इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि सीधा सा बात है कि अगर ये CO2 है, जब ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है, वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, H2CO3, ठीक है, H2CO3 बना। अब ये जो H2CO3 क्या कर जाएगा, टूट जाएगा ना H+ में, ठीक है, और H+ में और HCO3- आयन में, ऐसे टूट जाएगा। तो ये जो H+ है ना, ये कहीं ना कहीं क्या है, ब्लड का बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो pH लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा और एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, तो उस टाइम पे ये ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर बिकॉज ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिकम्स अनस्टेबल। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और ये क्या करेगा, ये हाई टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ये कहीं ना कहीं उस हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन रिलीज करा देगा, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है। और लास्ट केस हम लोग का एक्सेस ऑफ 2,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरेट, जिसको हम बोलते हैं DPG, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, 2,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरेट DPG, इसको हम बोलते हैं 2,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट PPG, इसको बोलते हैं। तो याद रखना इनके कारण भी क्या होता है, यहाँ पे जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये कुछ 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसा फैक्टर्स है जिसके कारण से जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड ऑक्सीजन कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, ये फैक्टर याद रखना, ठीक है। आ रहा बात समझ में। तो ये जो कर्व तुमको दिखाया गया है, इसमें ये रेड वाला नॉर्मल दिखाया गया है, और रेड से देखो ये कर्व जो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसमें देखो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहा है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और DPG इंक्रीज कर रहा है। और सीधा सा बात है, H+ इंक्रीज कर रहा है, एसिडिक इंक्रीज कर रहा है, तो pH वैल्यू घट रहा है, ठीक है, साफ यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का एफिनिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऑक्सीजन अनलोड कर रहा है, अपना जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड है उसको अनलोडिंग कर रहा है, अब ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, और वो अनलोडिंग करके ऑक्सीजन को उतारने के बाद वो किसको दे देगा, टिश्यू को दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये नॉर्मल से अगर मान लो कर्व जो है वो देखो अगर वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का एफिनिटी ज़्यादा है, यानी ऑक्सीजन क्या है, अनलोडिंग, मतलब यहाँ पे क्या ऑक्सीजन का जो अनलोडिंग है वो क्या होगा, घटेगा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। एफिनिटी ज़्यादा है ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पिक करके रखेगा, उसको पकड़ के रखेगा, उसको छोड़ेगा नहीं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में, PCO2 क्या है, कम है, H+ आयन क्या भी ये भी कम है, एंड टेम्परेचर वगैरह भी क्या है, कम होगा, और ये सब कुछ ज़्यादा होगा, तो सीधा सा बात है कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये सब फैक्टर याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट, द फॉलोइंग कंडीशंस यहाँ पे लिख दिए, इसको भी देख लेना, ठीक है। जो बात अभी बताया डायग्राम में वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम टू सेम। अब सुनो, अब क्या होगा यहाँ पे, अब हमको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट करना है। हम लोग टिश्यू लेवल पे पहुँच गए, टिश्यू लेवल पे जाने के बाद अब क्या होगा, टिश्यू लेवल पे जाने के बाद अब टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके ब्लड में आ रहा है, टिश्यू फ्लूइड्स के थ्रू होता हुआ ब्लड में आ रहा है। अब हमको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के लेवल पे लेके जाना है, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर में भेजना है, ये भी करना है, ठीक है। ये सब कुछ कैसे होगा, तो देखो लिखा हुआ है साफ साफ क्लियर के इस चीज़ को कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3 तरीके से 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। पहला जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड है, 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सिंपली ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के फिजिकल सॉल्यूशंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स तक, ये डिसॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ध्यान रखना यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई कंबाइन नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपली 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के फिजिकल सॉल्यूशंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है लंग्स तक, ठीक है। उसके बाद अब कितना परसेंट देखो लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी HCO3- आयन, इस तरह से HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस फॉर्म में भी हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब हम लोग को पढ़ना यही है कि बाइकार्बोनेट आयंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, मेनली हम लोग यही पढ़ना है यहाँ पे, ये बाइकार्बोनेट आयन किस तरह से बनता है, और फिर ये बाइकार्बोनेट आयन को फिर से CO2 बनाया जाता है, और फिर वो CO2 जो है वो लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से हम उस CO2 को बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सेल करते हैं, ठीक है।
कैसे हो रहा है ये भी हम लोग देखेंगे। बस वही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस टू फॉर्म H2CO3, और ये कार्बोनिक एसिड जो है ये फिर से क्या कर जाएगा, डिसोसिएट करेगा H+ आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में, और ये बाइकार्बोनेट आयन को फिर से लंग्स पे पहुंचाया जाता है और फिर ये CO2 के फॉर्म में फिर एटमॉस्फेयर में एक्सेल करते हैं उसको। और तीसरा जो है याद रखना, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म यानी कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, अब कितना कितना ट्रांसपोर्टर वो भी यहाँ पे दिखा दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है डिजोल्व स्टेट में 7% है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 23% है, और बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में 70%। यानी सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में 70%। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब ये जो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन है, ये जो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन है ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ समझना। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन कर रहा है अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड आर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मतलब हमको पता है कि हीमोग्लोबिन का अगर हम बात कर रहे हैं तो हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, प्रोटीन मतलब एमिनो एसिड, एमिनो एसिड मतलब उसमें अमीनो ग्रुप के साथ ये CO2 जो है वो कंबाइन कर रहा है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आ रहा बात समझ में? तो बस वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके साथ ये कंबाइन हो रहा है। अब हम लोग क्या है, बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस का मतलब क्या है कि अब ये बाइकार्बोनेट आयंस पहले बनता कैसे, वो चीज़ हम लोग को देखना है। बाइकार्बोनेट आयंस कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कैसे फॉर्म हो रहा है समझो। देखो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ एंटर कर रहा है, ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एंटर कर रहा है, ब्लड में। ठीक है, ब्लड में आने के बाद फिर वो प्लाज्मा को क्रॉस करता हुआ आरबीसी के मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ आरबीसी के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, आरबीसी के अंदर आने के बाद ये क्या बना देगा, आरबीसी के अंदर आने के बाद ये वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है ये रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहा है, यानी रिएक्शंस को चला रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करा करके कार्बोनिक एसिड बनाने का काम इन्हीं कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का होता है। ये कैटलाइजिंग एंजाइम से जो क्या कर रहा है, कार्बोनिक एसिड बनवा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये सब कुछ देखो कहाँ चल रहा है, आरबीसी के अंदर चल रहा है, ये सब कुछ आरबीसी के अंदर। ठीक है, अब ये कहानी थोड़ा सा लंबा ध्यान रखना, ये कहानी जो चल रहा है बाइकार्बोनेट आयंस का ये लंबा चौड़ा थोड़ा सा, यहीं पे सब कुछ आएगा। हैमबर्गर फिनोमिना, ठीक है, हेल्डन इफेक्ट्स, ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ये सब यहीं पे है। ठीक है, अभी जो बाइकार्बोनेट आयंस है, सुनो अब क्या होता है, ये जो वाटर है देखो लिखा हुआ है वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। अब बहुत बच्चे का क्वेश्चन ये है कि सर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के थ्रू ही तो फिर आरबीसी के अंदर आया होगा। जब ये कहीं ना कहीं टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जब वो ब्लड में आया तो पहले वो ब्लड में कहाँ पे आया होगा, पहले तो प्लाज्मा में आया होगा, प्लाज्मा के थ्रू ही निकल करके फिर वो आरबीसी के अंदर गया होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड क्यों नहीं बना दिया, वो इसलिए क्योंकि ब्लड प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में है। स्मॉल अमाउंट में होने के कारण ये उस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा के कार्बोनिक एसिड नहीं बनवा पा रहा है। आर बात में इसीलिए क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा से निकल करके आरबीसी के अंदर आ जाता है और आरबीसी के अंदर ही ये एंजाइम मिलता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये क्वेश्चन याद रखना है, बिकॉज ये एंजाइम देखो लिखा हुआ कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है ये प्रेजेंट है प्लाज्मा में वेरी स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है इसको रिक्वायर होता है क्या, जिंक आयन का भी। ठीक है, जिंक आयन का भी याद रखना, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस अकेला काम नहीं कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के साथ एक जिंक आयन जो है वो भी काम कर रहा है, तब जाके ये रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है और मेरा बन रहा है क्या, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब क्या होगा सर, अब आरबीसी के अंदर क्या बना, H2CO3 बन गया। आरबीसी के अंदर जो H2CO3 बना, बनने के तुरंत बाद ही क्या हो जाएगा, जैसे ही बना इमीडिएटली तुरंत क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट कर जाएगा। डिसोसिएट किसमें, H+ आयन में और बाइकार्बोनेट आयंस में। कहाँ पे हो रहा है सब, आरबीसी के अंदर। ठीक है, अब सुनो, अब आरबीसी के अंदर में बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जब आरबीसी के अंदर में बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आयंस का लेवल बढ़ेगा आरबीसी के अंदर में, तो आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, एक तरफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है वो निकल करके आरबीसी से वो बाहर चला जाएगा प्लाज्मा में। बाइकार्बोनेट आयन जो है वो आरबीसी के अंदर बढ़ रहा है, तो फिर वो बाइकार्बोनेट आयन जो है वो आरबीसी से निकल करके कहाँ चला जाएगा, प्लाज्मा में चला जाएगा। लेकिन एक निगेटिव एनायंस जो बाहर जा रहा है, एक आयंस जब बाहर जा रहा है तो उसके बदले इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक आयंस उसके बदले अंदर आना पड़ेगा आरबीसी के अंदर। समझ आ रहा है? आरबीसी से निकला बाइकार्बोनेट आयन बाहर गया
तो उसके बदला एक नेगेटिव आयंस जो है उसको अंदर आना पड़ेगा। कौन आ रहा है अंदर? इसमें आएगा तुम्हारा क्लोराइड आयंस। प्लाज्मा में क्या रहता है? प्लाज्मा में NaCl है, NaCl टूट रहा है Na प्लस Cl माइनस में। Cl माइनस जो क्लोराइड आयंस है वो प्लाज्मा से RBC के अंदर आ रहा है। किसके बदले आ रहा है? वो क्लोराइड आयन बाइकार्बोनेट आयंस के बदले आ रहा है। बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो RBC से निकल के प्लाज्मा में गया, तो उसके बदले क्लोराइड आयंस जो है वो प्लाज्मा से वापस RBC के अंदर आ रहा है, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। एक आयंस बाहर गया, एक आयंस अंदर आया। समझ में आया? ये जो क्लोराइड आयंस अंदर आ रहा है प्लाज्मा से RBC के अंदर में, उसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। तो ये एक अलग सा सेपरेट टॉपिक है कि क्लोराइड शिफ्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ देखो लिखा हुआ साफ साफ। ये जो बाइकार्बोनेट आयन जो है ये क्या हो रहा है? RBC से देखो निकल करके कहाँ जा रहा है? ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, ये सब बताया अभी। देखो RBC के अंदर ये दिखाया, ये RBC के अंदर। ठीक है, देखो ये CO2 कहाँ है? टिश्यूज से। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से देखो कहाँ पे आ गया? RBC के अंदर आया। देखो CO2 वाटर के साथ कंबाइन किया, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस बाइकार्बोनेट आयंस बना और H+ आयन बना। बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल अंदर बढ़ा, तो ये बाइकार्बोनेट आयन जो है वो RBC से निकल करके बाहर कहाँ चला गया? प्लाज्मा में। देखो जब ये बाइकार्बोनेट आयन RBC से निकल के प्लाज्मा में गया, तो उसके बदले एक आयंस यानी एक निगेटिव आयंस जो है वो Cl- आयन वो अंदर की तरफ आया। इसी चीज़ को बोलते हैं क्या? क्लोराइड शिफ्ट। आया बात समझ में? अब ये चीज़ हम आगे फिर बात करेंगे, यहाँ तक हम लोग अभी किए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब समझो, इसके आगे बात कर रहे हो। अब क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, तो देखो लिखा हुआ साफ साफ इस चीज़ क्लियर क्या है कि जो NaCl है ब्लड प्लाज्मा में, वो डिसोसिएट कर वो ब्रेक हो रहा है Na+ आयन में और क्लोराइड आयंस में। ठीक है, ये क्लोराइड आयंस जो है वो कहाँ जा रहा है? ये क्लोराइड RBC के अंदर आ रहा है। इस फिनोमेना को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं? क्लोराइड शिफ्ट नाम देते हैं। ये जो क्लोराइड आयंस बाहर से अंदर आ रहा है, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हैमबर्गर फिनोमेना। तो एग्जाम में आ सकता है कि हैमबर्गर फिनोमेना का मतलब होता है क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, जो बाइकार्बोनेट आयंस के जगह पे उसके बदले प्लाज्मा से RBC के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? ये सब कुछ जो हो रहा है वो RBC के अंदर हो रहा है। अभी हम देखें भी। ठीक है, अब सुनो क्या होगा। अब ये होगा कि एट द टिश्यू लेवल पे क्या होगा? CO2 इज प्रोड्यूस by the tissues and the same CO2 that cause the breakdown of the oxyhemoglobin। अब ये जो टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यही कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से निकल करके ब्लड में आ रहा है, और जैसे ही वो टिश्यू से निकल के ब्लड में आएगा, कहीं ना कहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहा है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनस्टेबल होगा। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब अनस्टेबल होगा तो ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और ये जो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया हुआ है उसके साथ वो अब नहीं बाइंड रहेगा, टूट जाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। आर बात समझ में कैसे कैसे हो रहा है सब कुछ? ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज बोल दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज किया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है डिसोसिएट हो रहा है ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब क्या हो जाएगा सर? यहाँ सुनो, अभी ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? देखो लिखा हुआ है ऑक्सीजन चला जाएगा कहाँ पे? टिश्यू में चला जाएगा। टूट गया ना। अभी यहाँ पे क्या बना हुआ था? यहाँ पे बना हुआ था H भी था, है ना, O2 बना हुआ था, CO2 अंदर आया, इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ गया तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ दिया। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ दिया तो ऑक्सीजन कहाँ चला गया? टिश्यू में चला गया, और CO2 के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड कर गया। यही चीज़ हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? धीरे धीरे अब हम किधर बढ़ेंगे? टिश्यू लेवल से आगे लंग्स की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाना है? इसको लंग्स की तरफ जाना है। ठीक है, लंग्स की तरफ जाएगा तो क्या होगा? सुनो, अब क्या होगा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हमको क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है एटमॉस्फेयर में, बाहर ट्रांसपोर्ट करना, लंग्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है। इसीलिए हमको लंग्स की तरफ जाना पड़ेगा। और लंग्स की तरफ जब हम जाएंगे तो लंग्स की तरफ जाएंगे तो फिर लंग्स की तरफ क्या होता है? लंग्स के लेवल पे क्या होगा सर? लंग्स के लेवल पे कौन से गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है? तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा लंग्स के लेवल पे, तो लंग्स के एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो डिफ्यूज करके फिर से ब्लड में आ जाएगा। सुनो, अब इसके बाद क्या हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर लिया यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वो कंबाइन किया हुआ है किसके साथ? वाटर के साथ, RBC के अंदर में, और इसने बना लिया कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये जिसमें है, फिर ये टूट गया किसमें? हाइड्रोजन आयंस में और बाइकार्बोनेट आयंस में। यहाँ तक क्लियर है? एंड सेम प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा फिर से। यही सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा क्या? फिर से क्या होगा? देखो लिखा हुआ है, ये बता दिए। अब देखो लिखा हुआ है, अब जो हीमोग्लोबिन है वो बिकम क्या है? फ्री है। भाई हीमोग्लोबिन जो है, अभी जस्ट ऐसा मान लो कि हीमोग्लोबिन में CO2 से बाइंड किया नहीं है,
ठीक है, अभी जस्ट वैसा मान लो हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड किया नहीं है, अभी जस्ट हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन को रिलीज किया है, तो हीमोग्लोबिन क्या हो गया, फ्री हो गया, हीमोग्लोबिन फ्री हो गया है। तो अब हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा H+ आयन। क्यों, क्योंकि आरबीसी के अंदर में जब कार्बोनिक एसिड टूटा है तो बाइकार्बोनेट आयंस तो बाहर चला गया, ठीक है ना, H+ आयन भी तो है ना, H+ भी तो टूटा है, H+ HCO3-, तो H+ आयन जो है हाइड्रोजन आयन, तो वो तो अभी भी आरबीसी के अंदर में। अगर आरबीसी के अंदर में इतना ज़्यादा H+ आयन रहेगा तो क्या होगा भाई, ब्लड का जो pH है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं जो है pH डिक्रीज होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा, तो एसिडिक प्रॉपर्टी जब बढ़ेगा तो क्या होगा सर, हमको क्या करना है, हमको तो बॉडी यही चाहेगा कि अपना एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मेंटेन किया जाए, pH लेवल को मेंटेन किया जाए। तो यहाँ पे क्या करेगा, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, देखेगा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है, एक काम करो अब हीमोग्लोबिन हम क्या करते हैं H+ आयन के साथ कंबाइन कर लें। तो अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, H+ आयन के साथ कंबाइन कर लेगा और वो क्या बना लेगा, HHB बना लेगा। ये जो HHB है इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड या रिड्यूस हीमोग्लोबिन। याद है इसके पिछले वाले लेक्चर में एक टॉपिक आया था रिड्यूस हीमोग्लोबिन। वो रिड्यूस हीमोग्लोबिन का मतलब क्या था, वो रिड्यूस हीमोग्लोबिन का मतलब था कि वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो था वो H+ आयन के साथ कंबाइन था, ठीक है। H+ आयन के साथ कंबाइन कब हो रहा है, जब उसने क्या कर दिया, उसने अपना ऑक्सीजन टिश्यू को दे दिया, अब वो हीमोग्लोबिन फ्री हो गया। तो कुछ टाइम के लिए वो हीमोग्लोबिन क्या किया, H+ आयन के साथ कंबाइन करके हीमोग्लोबिनिक एसिड या रिड्यूस हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लिया, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, अब सुनो, अब आरबीसी के बाहर क्या गया था, बाइकार्बोनेट आयन गया था, और आरबीसी के बाहर जो बाइकार्बोनेट आयन गया है वो क्या करेगा, वो किसके साथ कंबाइन कर लेगा, वो कंबाइन कर लेगा, मान लीजिए आरबीसी है, ये आरबीसी है, HCO3 ये आयन है, ये बाहर गया आरबीसी से निकल के। तो हम पता है यहाँ पे NaCl था प्लाज्मा में, ये टूटा था किस में, Na+ में और Cl- में। ये बाइकार्बोनेट आयन जो है वो Na के साथ कंबाइन कर गया, तो क्या बना लिया, NaHCO3 और NaCO3 बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब ये क्या बन गया, ये क्लोराइड तो अंदर आ गया, ये तो आरबीसी के अंदर घुस गया, ठीक है, और ये क्या बना लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिया। अब सीधा सा बात है, Cl जब अंदर आया तो Cl किसके साथ कंबाइन किया, अंदर में था पोटेशियम आयन, तो उसके साथ कंबाइन कर लिया Cl के साथ, तो क्या हो गया, KCl हो गया, इस तरह से KCl फॉर्म हो गया। आ रहा बात समझ में, हम क्या बोल रहे हैं ना। तो बाइकार्बोनेट आयन जो सोडियम के साथ कंबाइन कर लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिया। क्लोराइड आयन जो है याद रखना, वो कहाँ अंदर आया, अंदर आने के बाद फिर किससे कंबाइन किया, वो अंदर आने के बाद कंबाइन कर लिया K+ आयन के साथ, पोटेशियम आयन के साथ, और क्या बना लिया, KCl बना लिया। इस तरह से सब अपना अपना स्टेबिलिटी मेंटेन कर लिया, सब आयंस को अपना अपना कहीं ना कहीं आयंस ढूंढ ढूंढ कर क्या कर लिया, कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म कर लिया। अब क्या होगा सर, अब यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हमको करना क्या है कि अब हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड है, अभी किसके साथ बाइंड है, H+ आयन के साथ बाइंड है, हीमोग्लोबिनिक एसिड बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब हम मूव कर रहे हैं कहाँ पे, हम मूव कर रहे हैं आगे टिश्यू लेवल पे। अब हम यहाँ से मूव करना शुरू किए, सुनो, अब यहाँ से जब मूव करके जाएंगे लंग्स की तरफ, तो लंग्स की तरफ हम जाएंगे, तो लंग्स की तरफ जाने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, ज़्यादा है लंग्स के लेवल पे। कितना है सर, 105 mmHg है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, टिश्यू लेवल से मूव करके लंग्स के लेवल पे पहुँचेंगे, तो लंग्स के लेवल पे ऑक्सीजन का ज़्यादा पार्शियल प्रेशर देखते ही हीमोग्लोबिन क्या करेगा, H+ आयन को, जो अभी इस वक्त H+ आयन के साथ बाइंड है, वो क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा उसको, और फिर वो किसके साथ बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। लेकिन याद रखना, पहले क्या होगा, इतना ये चीज़ इतना जल्दी होता नहीं है, ये जो HHB बना हुआ है, ये HHB इतना जल्दी छोड़ता नहीं है इसको। जब तक ये हीमोग्लोबिन H+ आयन को रिलीज नहीं कर देता है, तब तक ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकता है। और बात समझ में, तो पहले क्या करेगा, पहले ये हीमोग्लोबिन H+ आयन को रिलीज करेगा, उसके बाद फिर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। तो जो ऑक्सीजन लंग्स के एल्वेलाई पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जब वो ब्लड में आएगा, तो ब्लड में आने के बाद वो क्या करेगा, वो हीमोग्लोबिनिक एसिड जो बना हुआ था, अब वो अपना हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर देगा और ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा HbO2, ठीक है। अब सुनो, अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ समझा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स 105 mmHg, ठीक है। जब लंग्स के लेवल पे पहुंचे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है, लंग्स में ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज़्यादा है। जब ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जब हाई है लंग्स के लेवल पे, तो क्या होगा सर, जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, लंग्स से डिफ्यूज करता हुआ सर ब्लड में आ जाएगा।
ठीक है, ब्लड में आया। अब जो हीमोग्लोबिन क्या चाहेगा, हीमोग्लोबिन चाहेगा किससे बाइंड कर, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर, लेकिन वो ऐसे तो बाइंड नहीं कर सकता है जब तक, अभी तो वो ऑलरेडी किसके साथ बाइंड है, हीमोग्लोबिन एसिड बनाया हुआ हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड है। तो ये क्या करेगा, ये अपना H+ आयन को रिलीज कर देगा। H+ आयन रिलीज होगा तो फाइनली क्या होगा, जब हाइड्रोजन रिलीज होगा और ये क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, बना लिया। अब हीमोग्लोबिन किसको पिक कर लेगा, ऑक्सीजन को पिक कर लेगा। अब सुनो, अब क्या होगा, अब ये जो हाइड्रोजन आयंस है, ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये क्या हो गया सर, फ्री हो गया। अब कुछ लोग लग रहा था सर अभी अचानक फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्यों बाइंड कर लिया, अभी तो ट्रांसपोर्ट करना था कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। अब सुनो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आयन जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड था, अब वो हाइड्रोजन आयन को हीमोग्लोबिन ने रिलीज कर दिया है आरबीसी के अंदर में। अब H+ आयन जो है वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा किसको, बाइकार्बोनेट आयंस को। समझ में आ रहा है, ये जो H+ आयन था, ठीक है ना, वो कैसे बना था, ये HCO3 बना था आयंस, ये कैसे बना था, H2CO3 के ब्रेक होने से बना था, है ना, इसके ब्रेक होने से बना था। तो बाइकार्बोनेट आयन से बाहर चला गया था, लेकिन H+ आयन क्या हो गया था, फ्री हो गया था ना। तो फ्री हो गया तो फिर इसके साथ कौन बाइंड कर लेता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन इसको छोड़ दिया है, अब ये बोलेगा मेरा HCO3 कहाँ है, उसको वापस करो। समझ में आ रहा है, तो ये फिर से दोबारा खोजेगा, क्योंकि फिर से क्या बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। तो अब क्या करेगा, ये जो H+ आयन है ये क्या करेगा, ये H+ आयन जो है ये बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन करके बनाना चाहेगा क्या, H2CO3 बनाना चाहेगा, फिर से बनना चाहेगा। तो होगा क्या, अब प्लाज्मा में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट बना हुआ है, भाई बाइकार्बोनेट आयन फ्री थोड़ी है, वो तो सोडियम के साथ कंबाइन कर चुका है। तो अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट आयन जो है वो क्या करेगा, वो डिसोसिएट होगा, टूटेगा। जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट आयन डिसोसिएट होगा तो फिर क्या होगा, Na+ आयन क्या हो गया, रिलीज हो गया, वो Cl के साथ बाइंड करके NaCl बना लिया, फिर से बाइकार्बोनेट आयन क्या हो गया, फ्री हो गया। फिर वो कहाँ पे आएगा, आरबीसी के अंदर आएगा प्लाज्मा से, और फिर से वो आरबीसी के अंदर आएगा प्लाज्मा में, प्लाज्मा से होता हुआ आरबीसी के अंदर आएगा और H+ के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, फिर से H2CO3। आरबासन में फिर से क्या बन गया, H2CO3 बन गया। अब सुनो क्या होगा, अब HCO3 बन गया, देखो लिखा हुआ है दिस HCO3 आयंस जो है हैज बीन गोज आउट फ्रॉम द आरबीसी। ये जो HCO3- आयन जो आरबीसी के बाहर चला गया था, और वो क्या था, वो प्लाज्मा प्रेजेंट था सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। वो देखो वापस से फिर से टूट रहा है, किसमें, सोडियम आयंस में एंड बाइकार्बोनेट आयंस में। क्लियर, आरबीसी में। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो वापस से कहाँ एंटर करेगा, प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, आरबीसी के अंदर एंटर करेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना, जब ये बाइकार्बोनेट आयंस प्लाज्मा से वापस आरबीसी के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, क्लोराइड आयंस को आरबीसी से निकल करके बाहर जाना पड़ेगा। अब जब बाइकार्बोनेट आयंस जो है याद रखना वो कहाँ जा रहा है, बाइकार्बोनेट आयंस जब प्लाज्मा से वापस अंदर आ रहा है तो क्लोराइड आयंस को वापस से आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में जाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं क्लोराइड आयंस जो आरबीसी से निकल कर वापस फिर जा रहा है कहाँ पे, प्लाज्मा में, उसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। अब ये जो H+ आयन है, H+ आयन को क्या मिल गया, उसको अपना बाइकार्बोनेट आयन मिल गया। जब H+ आयन को उसको अपना बाइकार्बोनेट आयन मिल जाएगा तो ये फिर से क्या बना लिया, ये फिर से बना लिया H2CO3 बना लिया। अभी जो H2CO3 बना, याद रखना ये क्या होगा, ये फिर से क्या होगा, अगेन डिसोसिएट करेगा, फिर से टूट जाएगा किसमें, H+ और HCO3- में। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे जो रिएक्शन है, देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ है, रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। रिवर्स मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ था, पहले CO2 बना था और CO2 कंबाइन किया था वाटर के साथ तो बना था H2CO3, ये बना था ना। तो ये H2CO3 क्या हो गया, टूट गया था किसमें, H+ आयन में, बाइकार्बोनेट आयंस में। अब ये वापस से फिर जुड़ के फिर यही बन रहा है, आरबीस में फिर वापस यही बन गया H2CO3। अब क्या होगा, ये जो H2CO3 बनता है ये वापस से ये H2CO3 फिर टूट जाएगा, H2O में टूटेगा और यहाँ पे क्या टूटेगा, H2O में टूटेगा प्लस CO2 में टूटेगा, और यही CO2 अब वापस कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, और लंग्स से फिर हम एक्सेल कर देंगे एटमॉस्फेयर में। अब हेल्डेन इफेक्ट क्या है, हेल्डेन इफेक्ट उसी चीज़ का नाम है जहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इज़ ऑपरेटिंग एट द लेवल ऑफ द एल्व्यूलाई। ये जो ऑपरेट हो रहा है ये एल्व्यूलाई के लेवल पे ही ऑपरेट हो रहा है। जब एल्व्यूलाई के लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई हुआ तो वो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो एल्व्यूलाई के लेवल पे ज़्यादा है, वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से वो ऑक्सीजन निकल करके कहाँ आया, ब्लड में आया, और क्या बन गया सर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जो हीमोग्लोबिन बाइंड था वो हाइड्रोजन रिलीज हो गया और वो बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब H+ आयन जो है वो कंबाइन कर लिया किसके साथ, बाइकार्बोनेट आयंस के साथ कंबाइन कर लिया और क्या बना दिया, कार्बोनिक एसिड बना दिया।
ठीक है, ये चीज समझ में आया। और कार्बोनिक एसिड क्या हो गया, फिर से ब्रेक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्सपेल कर रहे हैं हम लोग एटमॉस्फेयर में लंग से, इसी चीज को बोल दिया क्या, दिस इज कॉल्ड एज हेल्डन इफेक्ट। ठीक है।